नमस्कार। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं। पहले माना जाता था कि पृथ्वी स्थिर है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि पृथ्वी मूवमेंट करती है। अब ये किस प्रकार का मूवमेंट करती है, तो जानिए कि ये दो प्रकार का मूवमेंट। एक तो पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है, जैसे कि आप इस फिगर में, इस वीडियो में आप देख पा रहे हो। यह पृथ्वी अपना मूवमेंट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती है। ये भी आप याद रखो, इसको कहते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के परतः घूमती है, जिसे हम कहते हैं घूर्णन गति। इसके अलावा एक और मूवमेंट है, ये मूवमेंट है सूर्य के समक्ष। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूर्णन करते हुए घूमती है। तो सूर्य की क्या कर रही है? परिक्रमा लगा रही है। इस कारण हम इसको परिक्रमण गति। तो आइए पृथ्वी के मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी के दो प्रकार के मूवमेंट हैं, पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं। एक है घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण गति। घूर्णन गति अपने अक्ष के परतः घूमने को कहते हैं और साथ ही परिक्रमण गति जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को। इसके अलावा एक और गति पृथ्वी करती है जो शायद आपको नहीं पता होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर हल्का सा कंपन महसूस करती है, हल्का सा वाइब्रेशन होता है और ये वाइब्रेशन की वजह से हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री जो उसका अक्षीय झुकाव है उससे थोड़ा सा हिलती रहती है और हिलने से एक चक्र पूरा करती है। जैसे 44 वो कम से कम 41,000 वर्ष में वो अपना एक चक्र को पूरा करती है, जिसमें वह 22.1 से लेकर 24.5 डिग्री तक ये टर्न करती है, अपने अक्ष को बदलती रहती है। तो आइए इसके बारे में भी विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। चलिए क्लास हम प्रारंभ करें, उससे पहले मैं हूं राज राणा और आप सब हैं ऑन रिपोर्ट पर। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारे वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर पृथ्वी के घूर्णन, आखिर बात आती है कि अब सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी की घूर्णन गति। तो पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब कुछ हम पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये पृथ्वी अपना एक चक्कर कितनी देर में लगा लेती है। तो पृथ्वी अपना चक्कर एक कितनी देर में लगाती है, इसके दो फेनोमेना है। एक होता है सौर दिवस, एक होता है नक्षत्र दिवस। देखिए हमारी पृथ्वी एक्चुअल रूप से समझना इस बात को, हमारी पृथ्वी एक्चुअल अपना एक चक्कर अर्थात 360 डिग्री 23 घंटे 56 मिनट में लगा लेती है। यानी पृथ्वी का अगर हम पृथ्वी को हम स्थिर कर दें, हम सूर्य को स्थिर कर दें और हम पृथ्वी को घुमा दें, तो पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाते हुए, जैसे आप यहां पर देखोगे, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर अगर आप यहां पर देखोगे तो इसे पूरा एक चक्कर लगाने में लगेगा 23 घंटे 56 मिनट। ये क्या है? पृथ्वी का एक्चुअल में घूर्णन है। पृथ्वी का एक्चुअल में घूर्णन काल है, एक चक्कर है, एक बार में यानी 23 घंटे 56 मिनट में अपना पूरा एक चक्कर लगा लेती है। लेकिन हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है, ये मैंने आपको बताया था, सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। अब सोचिए सूर्य का चक्कर लगाती है ये एक वर्ष में यानी 365 दिन में। तो एक दिन में यह अपनी जगह पर यहां स्थिर तो रहेगी नहीं। जिस समय पर यह सूर्य का अपना चक्कर लगा रही है उस समय सूर्य का चक्कर भी तो लगा रही है, तो एक दिन में ये अपनी पोजीशन बदल लेगी। अब बताइए ये वाला जो पॉइंट है वो घूम कर यहां पर आता है लेकिन अपनी पोजीशन बदल लेती है, पोजीशन नंबर 2 पर आ जाती है। तो देखिए एक्चुअल में जब ये पूरा अपना चक्कर लगाती है और अपने पहले वाले पॉइंट पर रिटर्न होकर आ जाती है तो इसके सामने सूर्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह सूर्य की परिक्रमा करती है और अपनी पोजीशन बदल लेती है। अब यहां पर कोई न कोई स्टार तो होगा ही, कोई न कोई नक्षत्र होगा। इस कारण इस समय को कहते हैं हम नक्षत्र दिवस। यानी पृथ्वी का जो नक्षत्र दिवस है, पृथ्वी का जो एक्चुअल रोटेशन है वो है 23 घंटे 56 मिनट। लेकिन हम सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी को देखते हैं, क्योंकि पृथ्वी ने सूर्य के सापेक्ष चक्कर लगाना शुरू किया था। अब इस पृथ्वी को सूर्य के सामने आने में 4 मिनट और लग जाती है। कितना टाइम लगता है? 4 मिनट और लग जाती है। टोटल कितना हो गया? 24 घंटे। तो सूर्य के सामने से ये प्रारंभ हुई थी, दोबारा से सूर्य के सामने आने में उसी पॉइंट को लग जाता है करेक्ट 24 घंटे और इसको कहते हैं हम सोलर डे, इसको कहते हैं हम सौर दिवस। तो यहां पर आप नक्षत्र दिवस और सौर दिवस के बारे में समझ चुके होंगे और आपको ये अंतर भी समझ में आ गया होगा। यहां पर देखते हैं यह हमारा सौर मंडल है और सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह हैं और हमारा एक सूर्य है और भी बहुत सारे धूल के कण हैं जो सौर मंडल का हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही है। ये लाइन क्या है? ये लाइन मैंने आखिर बनाई क्यों है? ये लाइन इसलिए बनाई है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो यहां से लेकर यहां तक ही पड़ता है सब पर। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, चाहे कोई कैसा भी प्लैनेट हो, चाहे उल्टा हो सीधा हो, सब पर सूर्य का प्रकाश यहां से लेकर यहां तक ही पड़ेगा और जो सूर्य की तरफ जिसका मुंह होगा
उस समय यहाँ पर तो लाइट होगी और पीछे क्या होगा, अंधेरा होगा। ठीक है, और बीच में ये जो जा रहा है इसको कहते हैं हमारी पृथ्वी का जो हमारे सौर मंडल का क्या है, ये कक्षीय तल है। आप ये सोचिए, ये कक्षीय तल है सूर्य का। अब यहां से देखिए, यहां से इस वाले पॉइंट से आप देखिए, और ये वाला, ठीक है, अब ये वाला पॉइंट देखिए, यहां पर कोई ग्रह कितना झुका हुआ है, यही होता है किसी का कि कितना इंक्लिनेशन है और कितना उसका झुकाव है। आप यहां पे देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये जो मरकरी है, देखो हमने क्या बताया था, ऐसे होते हैं, तो मरकरी का जो झुकाव है वो बिल्कुल है ही नहीं, 0.1 डिग्री है। तो जो देखो, अगर बिल्कुल इसके बीचों बीच से एक इस तरह से अक्ष निकाला जाए, ऐसी तो निकल रहा था वो कक्षीय तल जो था, ऐसी तो जा रहा था सभी के बीच में से, देखिए सभी के बीच में से, और इस पर अगर 90 डिग्री का एंगल बनाया जाए, ठीक है, तो ये एक्सेस हो गया। अब इससे देखते हैं कि कितना झुकाव है, तो इसका आपको झुकाव बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, लगभग इसका झुकाव 0.1 है। ठीक है, वही आप वीनस को देखिए, वीनस का जो झुकाव है, अब ये यहां पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और इसका झुकाव उल्टी तरफ है, इधर की तरफ, इधर होना चाहिए था, इधर की तरफ है। तो आप यहाँ पे देखिए, ऐसे करके यहाँ से ऊपर लौटेगा यहाँ पर, तो कितना झुकाव हो गया इसका, 177 डिग्री है, बहुत ज्यादा है, 180 डिग्री के आसपास इसका झुकाव है। आप सोच सकते हैं उल्टा है सीधा ही। यहां पर आप देखिए, यहां पर भी आप एक अक्ष बना सकते हैं, यहां पे भी आपको पृथ्वी का झुकाव दिखाई दे रहा होगा, ये झुकाव दिखाई दे रहा है 30.5, तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 30.5 है। वही मार्स का 25 है, जुपिटर का 3 है, सैटर्न का 27 है, यूरेनस का 98 है, याद रखो 98, बिल्कुल लेटा हुआ लगता है, इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। नेपच्यून का जो अक्षीय झुकाव है वो है हमारा 30 डिग्री, और प्लूटो का कितना है, 120 है, ये भी आपको याद रखना, 120 डिग्री। ओके, चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। अब साथ में हम जानते हैं पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के बारे में, थोड़ा सा अक्षीय झुकाव के बारे में बता दूं कि ये जो पृथ्वी का अक्ष है, देखो मैंने यही बताया था, ये सूर्य से बिल्कुल बीचों बीच में एक रेखा जाती है, सारे ग्रहों के बीच में होके जाती है, वो ये है, इसको हम बोल देते हैं कभी कभी कक्षीय तल बोल देते हैं, कक्षीय प्लेन बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ प्लेन से यह कितने डिग्री का एंगल बना रही है, तो यहाँ पे देखो, ये परपेंडिकुलर टू ऑर्बिट, ये ऑर्बिट से परपेंडिकुलर यहाँ पर हमने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बन गई, लेकिन हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं है। सूर्य का प्रकाश, अगर सूर्य इधर है तो सूर्य का प्रकाश यहां से लेकर यहीं तक बैठेगा, रियल में सूर्य का प्रकाश यहीं तक आता है। ठीक है, लेकिन हमारी पृथ्वी थोड़ा सा झुकी हुई है, नहीं झुकी हुई है, यहां से कितना कोण बना रही है, इसको कहते हैं अक्षीय झुकाव। ये अक्षीय झुकाव कितना है, वो है 23.5 डिग्री। कितना है, 23.5। ये हमारी पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है, इसको कहते हैं एक्सियल टिल्ट। हमारी पृथ्वी कितनी झुकी हुई है अपने अक्ष से, इसको कहते हैं अक्षीय झुकाव, और यहां पर बन जाता है हमारा नॉर्थ पोल, इस प्रकार से यहां पर बन जाता है साउथ पोल। ओके, याद रखना। अब ये घूमेगी तो अपने अक्ष के प्रत्यय घूमती है, ये ऐसे करके घूमती है। अब इसके प्रत्यय मत सोचना कि यहाँ पे ऐसे करके घूमती है, ऐसे हमारी पृथ्वी नहीं घूमती, यहां से घूमती है, जो इस तरह से आपको तीर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से घूमती है। चलिए अब आपको थोड़ा सा हम बता दें, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, 23.5। लेकिन ये अक्षीय झुकाव सदा स्थिर नहीं होता, ये यहाँ पर 23.5 का एंगल बना हुआ है, सदा ऐसे ही नहीं बना रहेगा, ये भी आपको याद रखना है, ये सदा ऐसे ही एंगल नहीं बना रहेगा, इसमें कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। क्या होते हैं इसमें, बदलाव होते हैं। इसका अक्षीय झुकाव जो है वह बदलता रहता है, वो कभी 22.1 पे पहुंच जाता है और कहीं पहुंच जाता है 24.5 पर। ये जो कोण है वो कभी आज आज इस समय कितना है, 23 और 26, यानी 23 डिग्री 26 मिनट का एंगल बनता है। आज आज हमारे अक्षीय झुकाव कितना है, 23 डिग्री 26 मिनट है। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि ये झुकाव कम हो जाएगा, 22.1 हो जाएगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा ये झुकाव ज्यादा हो जाएगा, 24.5 के आसपास हो जाएगा। लेकिन हमेशा झुकाव इन दोनों एंगल के बीच में ही रहेगा, न ज्यादा होगा न कम होगा। तो 22.1 से लेकर 24.5 तक, फिर 24.5 से लेकर 22.1 तक, ये एक चक्र चलता है जो 41,000 वर्षों में पूरा होता है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। ओके, अब आप कहोगे कि सर ये जो एक्सिस है, जो अक्ष है, वो आखिर ये दोलन क्यों करता है, हिलता क्यों रहता है? अरे हिलता इसलिए रहता है, तुम ही खुद बताओ, मैं तुम्हें टेढ़ा करके ऐसे करके घुमाऊं तो इसमें प्रेशर पड़ेगा कि नहीं, ऐसे करके हो, ठीक है, तो उसमें हल्का सा कंपन हो जाता है। अगर सोचिए कि चंद्रमा नहीं होता तो अक्षीय झुकाव तो बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऐसे करके हो जाता। वो तो चंद्रमा है, इसके अक्षीय झुकाव को कंट्रोल किए हुए है। तो हमारे पास बड़ा चंद्रमा है, शुक्र मनाइए अपने चंद्रमा का, जिसकी वजह से हमारा अक्ष इतना है, 23.5 डिग्री के आसपास है। अगर चंद्रमा जिस दिन समाप्त हुआ उस दिन हमारा अक्षीय झुकाव भी डगमगा जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, और फिर हमारी पृथ्वी से शीघ्र ही पूरी तरह से यहाँ से जीवन भी समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर।
बात अब होती है कि हमारी जो पृथ्वी है, अब हम अपनी पृथ्वी को देखेंगे, ये हमारी पृथ्वी घूर्णन कर रही है, देखो इसी के सहारे कर रही है घूर्णन, आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो पृथ्वी अपना घूर्णन कर रही है, ये किधर कर रही है? वेस्ट टू कर रही है। पूर्व ये क्या है? पश्चिम है, और ये क्या है? पूर्व है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूर्णन करती है। यही रीजन है, याद रखना, यही रीजन है कि हमारे यहाँ पर सूर्य पूर्व से निकलता हुआ दिखाई देता है। मान लो यहाँ पर क्या है? सूर्य है, ये सूर्य आपको, तो सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ेगी? यहाँ पे पड़ेगी। अरे यहाँ पे बाद में पड़ेगी, ये बाद में, देखो हिस्सा आ रहा है इसके सामने, ये बाद में हिस्सा आ रहा है। तो जब कोई आदमी यहाँ पर होगा, ये मान लो कोई आदमी यहाँ पर है और सूर्य यहाँ पर है, तो उसे इधर ही तो सूर्य दिखाई देगा, पूर्व की तरफ ही तो सूर्य दिखाई देगा। इसलिए उसे हमेशा पूर्व से सूर्य निकलता हुआ दिखाई देता है और पश्चिम से वहां उसको डूबता हुआ दिखाई देता है। और भी थोड़ी सी बात समझ लीजिए, इसी की वजह से, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होती है। तो यहाँ पे दिन और रात तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। इतने वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, मान लो सूर्य इधर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पर दिन होगा इस साइड में, और इस साइड में क्या होगी? रात होगी। हमारी पृथ्वी का ये तो आपको पता है, दिन और रात क्या होंगे? बिल्कुल यहाँ पर ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होगी। एक और बात आपको पता होनी चाहिए, ये पृथ्वी जब घूर्णन करती है, ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी होती है? 1669 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से। आप ये मत सोचो कि पृथ्वी बड़ी धीरे धीरे घूमती है। अभी पृथ्वी पर ऐसी मिसाइल भी नहीं है कि इसका बराबर कर लें। 1669 एक घंटे में, लगभग लगभग 1700 किलोमीटर आप समझ लीजिए घंटे में। ये हमारी कोई प्लेन भी इतनी तेज नहीं चलता है, केवल आपको जेट जेट विमानों को छोड़ दिया जाए और कुछ हमारी सुपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइलों को छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट भी नहीं होते हैं कि जो इतनी तेज चल पाए, तो काफी तेज घूमती है। लेकिन बात है कि हमारी पृथ्वी घूमती है, लेकिन हमें महसूस क्यों नहीं होती? अरे महसूस इसलिए नहीं होती कि आप भी तो साथ साथ घूमते हो। जब आप बस के अंदर बैठे हो और बस से बाहर अगर आप झांक रहे हो, तो आपको लगेगा कि पेड़ पौधे हैं वो बहुत तेजी से पीछे की ओर जा रहे हैं। आपको ये नहीं लगेगा कि बस आगे जा रही है, क्योंकि आप बस में बैठे हुए, बस और आपके बीच में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो मेरे और पृथ्वी के बीच में कोई मूवमेंट नहीं है। अगर मैं पृथ्वी से अलग खड़ा हो जाऊं, पृथ्वी से दूर खड़ा हो जाऊं, तो मुझे पृथ्वी घूमते हुए दिखाई देगी। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बस में बैठकर आपको बाहर के पेड़ घूमते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से आपको पृथ्वी भी घूमती हुई दिखाई देगी। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए और आप इसको याद भी करें। ठीक है, चलिए, और भी हम इसी में बात बताते हैं, और भी कुछ चीजें अभी हम उसको बताते हैं कि आपको, ये हमने बता दिया कि दिन और रात होते हैं। दूसरी हमने आपको यहाँ पे बता दिया सनराइज और सनसेट होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। एक और चीज है जो आपको यहाँ पे समझनी चाहिए। ठीक है, देखिए, हमारी, अब तुम एक चीज देखो, यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी है, ये कैसे घूमती है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो आपको पता है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आप मान लो कि आप बस में बैठे और बस में बैठे हुए हो और आप बाहर रखे हुए जो पेड़ हैं उनको देख रहे हो, तो आप कैसे लगेगा? बस आगे की तरफ जा रही है और आपको लगेगा कि पेड़ पीछे की ओर भाग रहे हैं। समझ में आएगा नहीं? आप अपनी बस की खिड़की को खोलो और बाहर की ओर देखो, आपको लगेगा पेड़ पीछे की ओर भाग रहे हैं। और समझ में आएगा नहीं? ये तो आपने सबने देखा होगा। तो यहाँ पर हमारी पृथ्वी कैसी है? वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। तो हम अगर सूरज को देखेंगे, ठीक है, अगर हम तारों को देखेंगे या ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो वो आपको कैसे लगेगा? देखो, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर, तो वो पूरब से पश्चिम की ओर चल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने बस वाला एग्जांपल दिया है, बस आगे की ओर चल रही है तो पेड़ पौधे आपको पीछे की तरफ दिखाई देंगे। ठीक इसमें भी यही है, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इस कारण हमें सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारे प्लानेट हमें पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन रियलिटी में वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहे होते हैं। बात समझ आ गई नहीं? ये एक एग्जाम्पल है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। और क्या होता है हमारी पृथ्वी के घूमने से? तो हमारी पृथ्वी के घूमने से एक और चीज होती है, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हमारी पृथ्वी पर दिन और रात, ठीक है, अब हमारी पृथ्वी पर तुमने देखा होगा कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात एक साथ दिखाई दे रहा है कहीं आपको? कि हमारे देशांतर है, और देखो देशांतर, या अगर यहाँ पर सूर्य है तो देशांतर अलग अलग टाइम पर यहाँ पर आते हैं इसके सामने, सूर्य के सामने। और जो सूर्य के सामने आ जाएगा वहां पे दोपहर हो जाएगा, वहां पे दिन आ जाएगा, और पूरा दूसरा वही देशांतर दोबारा सूर्य के सामने 24 घंटे के बाद आ पाता है। तो 24 घंटे हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो दोबारा से वही आता है, तो पृथ्वी पर 24 घंटे का दिन माना जाता है।
बात समझ आई कि नहीं? ये वाली बात अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हमारी पृथ्वी पर हर एक देशांतर के बीच में 15 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है? लगभग-लगभग यानी 15 डिग्री का जो अंतर आ जाए तो वहाँ पर 1 घंटे का अंतर होता है। अगर हमारे देशांतर पर, ठीक है, देशांतर का अंतर कितना है? 15 डिग्री है, तो समय में 1 घंटे का अंतर होता है। ये भी आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है? चलिए, और भी हम एक और चीज़ बताते हैं यहीं पर। यहाँ पर बताते हैं, एक है कोरियोलिस इफ़ेक्ट। हमारी पृथ्वी घूम रही है। देखो, यहीं पर आप देख सकते हो पृथ्वी को घूम, यहाँ पर हमारी पृथ्वी घूम रही है, उसकी वजह से कोरियोलिस इफ़ेक्ट पैदा होता है। कोरियोलिस इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकें तो किधर जाएगा, ठीक है? अगर मान लो आप यहाँ पर बैठे हुए हो, यहाँ पर बैठे हुए हो और किसी चीज़ को आप यहाँ पर फेंक रहे हो, यहाँ पर आपने फेंका। ये यहाँ पर एक पत्थर लिया और आपने फेंका, ठीक है? तो ये क्या होगा, ये पत्थर सीधा नहीं जाएगा, ये पत्थर किस तरह से ऐसे करके मुड़ जाएगा, पृथ्वी की गति की वजह से। फिर आप इधर मुँह करके बैठे हुए हो, ठीक है? तो यहाँ पे पत्थर फेंकोगे तो पत्थर इधर नहीं जाएगा, पत्थर किधर चला जाएगा, ठीक है? पत्थर इधर चला जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? तो देखो, जहाँ पर गति हो रही है, हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट क्या था? यहाँ पर हम फेंके, लेकिन वो पत्थर तो वहीं गया है, लेकिन वो स्थान आगे पहुँच गया है, इतनी देर में चल के यहाँ भी तो आ जाएगा। तो जब भी कोई वायु या कोई भी ऑब्जेक्ट इस उत्तरी गोलार्ध में जाता है, तो वो अपने किधर, ये कौन-सा हाथ है? वो राइट हैंड की तरफ जाता है, ठीक है? ये कोरियोलिस इफ़ेक्ट। और यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे इधर मैं ऐसे करके मुँह करके खड़ा हूँ, तो ये कौन-सा हाथ पड़ेगा मेरा? लेफ्ट हैंड। तो इधर लेफ्ट हैंड की तरफ से मुड़ जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये होता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ आवर अर्थ, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ऐसा संभव हो पाता है। यहाँ पर भी हमने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है? अब कहाँ से फेंक रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। मैंने अभी टारगेटेड जो ऑब्जेक्ट था वो भूमध्य रेखा से मैंने ऊपर की ओर फेंका था। यहाँ से फेंकोगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। अरे जब आप इधर से फेंक रहे हो तो वहां से ऊपर से फेंकोगे तो जस्ट आपका लिए उल्टा हो जाएगा ना, इस प्रकार से। खैर, बस आप इतना याद रखो, ऐसे ही यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, वो जब भी यहाँ पर जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में जाएगी, ठीक है, चलेगी, तो हमेशा अपने राइट हैंड पे मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध पे हमेशा अपने लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाती है। बस ये याद रखना, इसको कहते हैं हम कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है? अब देखो, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि ये जो यहाँ पर ये ऐसे करके पवनें आ रही हैं, ऐसे करके पवनें आ रही हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, उत्तरी गोलार्ध है ना, यहाँ से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, लेकिन ये कितने अपने राइट हैंड की तरफ मुड़ जाएंगे। इधर खड़ा होना पड़ेगा मुझे ऐसे, ऐसे मेरा कौन सा हाथ हो गया, ये राइट हैंड, ठीक है? राइट हैंड हो गया, तो देखो राइट हैंड की तरफ मुड़ रही है सारी हवा, ऐसे करके मुड़ रही है, आपको ये मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये दक्षिणी गोलार्ध है, मैंने क्या कहा, लेफ्ट हैंड में मुड़ जाती है, तो ये देखो, ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन लेफ्ट हैंड में मुड़ रही है ड्यू टू द कोरियोलिस इफेक्ट। ये कोरियोलिस प्रभाव की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसे यहाँ पे देखो, ये इधर मुड़ रही है, ठीक है? यहाँ पे देखो, मैं उल्टा खड़ा हो जाऊं तो ये इधर लेफ्ट हैंड हो जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड में मुड़ेगी, उधर राइट हैंड में, इधर ऐसे ही यहाँ, ठीक है? तो ये भी कोरियोलिस इफेक्ट। एक और चीज है जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, एक और बात है, इस पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक और चीज को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको कहते हैं अपकेंद्र बल। मुझे एक बात बताइए, अगर हमारी पृथ्वी घूम रही है, अब हमारी पृथ्वी घूम रही है तो क्या होगा? हमारी पृथ्वी घूम रही है तो सबसे ज्यादा पृथ्वी की गति कहाँ होगी? यहाँ पर। तो आपको पता है ना, क्योंकि ये पृथ्वी सबसे ज्यादा चौड़ी यहीं पर है, ठीक है? और ऊपर जाएंगे तो लगातार इसकी चौड़ाई कम होती चलेगी, लगातार कम होती चलेगी। तो सबसे ज्यादा पृथ्वी की घूर्णन जो गति है वो भूमध्य रेखा पर होती है, और पोल की ओर जाने पर, अगर हम पोल की ओर जाएं, चाहे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाएं, तो हमारी गति लगातार घट जाती है। गति को क्या होती जाती है? लगातार घटती जाती है। यहाँ पर भी क्या होती है? गति घटती जाती है। ये आपको याद रखना, समझ में आएगा नहीं? तो चाहे हम भूमध्य रेखा से नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं, हमारी गति लगातार घट जाएगी। ओके, ये बात याद रखना। अब सबसे ज्यादा जहां पर गति होगी, मुझे एक बात बताओ, मैं अगर किसी पत्थर को ऐसे करके फेंकता हूं, ठीक है, ऐसे घुमा के, एक पत्थर को मैंने रस्सी से बांध लिया, फिर मैंने उसको ऐसे करके घुमाया और फिर वहां से मैंने छोड़ दिया, तो पत्थर दूर जाएगा। तो मुझे बताओ, जब आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो वो पत्थर ज्यादा बाहर की ओर, ज्यादा दूरी तक जाएगा, और इसकी स्पीड ऐसी होगी, लुंज स्पीड कहते हैं उसको, ऐसे 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 करके, तो वो वहीं गिर जाएगा। तो जहां पर स्पीड ज्यादा होती है वहां पर बाहर जाने वाला फोर्स, अर्थात अपकेंद्र बल, अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होता है।
तो हमारी भूमध्य रेखा पर स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर अपकेंद्र बल ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ के जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर की ओर जाना चाहते हैं और बाहर की ओर जाने की वजह से ही यहाँ पर एक बल जा जाता है, हमारी पृथ्वी बल जा जाता है, यानी यहाँ पर उभार आ जाता है, इसलिए हमारी पृथ्वी का जियोड शेप हो जाता है, अंडाकार शेप हो जाता है इस कारण से। ओके, एक और चीज साथ ही साथ बताऊं कि पृथ्वी के घूर्णन का हमारे भार पर भी प्रभाव पड़ता है। भार भार का मतलब होता है कि हमारे पैर हमारी पृथ्वी पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। एक बात बताइए, यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है कि यहां पर हमारी धरती हमें बहुत तेजी से बाहर की ओर फेंकना चाहती है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो हमारे पैर जो है यहाँ पे कम दबाव डालेंगे, तो यहाँ पर वेट हमारा क्या होता है, सबसे ठीक है, भूमध्य रेखा पर हमारा वेट क्या होता है, सबसे कम हो जाता है। एक और बात बताओ मुझे समझ में आना कि अगर हमारी पृथ्वी का जो वेलोसिटी है ये पहले 1670 किलोमीटर के आसपास घूमती थी, डबल हो जाए, इसका वेग दुगुना हो जाए, तो हमारा वेट आधा रह जाएगा। पहले हमारा वेट कितना था, 80 किलोग्राम, तो फिर रह जाएगा हमारा 40 किलोग्राम ही वजन रह जाएगा। कुछ ऐसी कंडीशन हमारे साथ होगी। चलिए, अगर वेग को हम क्या कर दें, 3 गुना कर दें तो हमारा वेट 1 रह जाएगा। ऐसे ही हम 4 गुना कर दें तो 1/4 रह जाएगा, यानी हमारा वेट ग्रेजुअली लगातार कम होता चलेगा। जैसे 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 हमारे वेग बढ़ेगा पृथ्वी का, हमारा वेट भी कम होगा। और अगर हमारी पृथ्वी का जो वेग है वह इससे 17 गुना ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, 17 गुना ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, बात याद रखना, हमारा वेट शून्य हो जाएगा, ठीक, भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा पोल पर, तो पोल पर तो शुरुआत से ही वेट क्या रहता है, सेम रहता है, इसमें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो होती है वो शून्य होती है। तो ध्रुवों को छोड़कर हमारी पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों पर हमारा वेट 0 हो जाए। अगर पृथ्वी और तेज घूमने लग जाए, 18 गुना हो जाए, तो हम उड़ने लग जाएंगे, हमारे पैर उड़ने लग जाएंगे, हम ऊपर जाने लगेंगे। बात समझ आएगी नहीं, इतना भी फर्क पड़ता है, इतना भी प्रभाव पड़ता है। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में केवल हम इतना ही बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गए हमारे घूर्णन गति का प्रभाव। और घूर्णन गति का प्रभाव क्या है, दिन और रात का होना, सुबह और शाम का होना, पोलरिस इफेक्ट होना, सूर्य चंद्रमा तारों का पूर्व से पश्चिम की ओर चलना, अपकेंद्र बल का होना, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समय होना और वस्तुओं के भार पर प्रभाव। आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आगे फिर मैं आपको पृथ्वी के परिक्रमण गति के बारे में बताऊंगा। चलिए, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।